धुरंधर ने फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया है। दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आ रही है। पाकिस्तानी किरदारों पर बनी ये फिल्म 8 दिनों में 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। यानी फिल्म न सिर्फ कमर्शियली हिट हुई बल्कि एक्टिंग के मामले में भी फिल्म ने धमाल मचा दिया। सबसे ज्यादा चर्चा जिस किरदार की है वो रहमान डकैत का है, जिसे हर किसी की वाहवाही मिल रही है। इतनी जबरदस्त एक्टिंग करने वाले अक्षय खन्ना को इस किरदार के लिए सबसे योग्य एक्टर बताया जा रहा है। लेकिन इसी फिल्म को लेकर पाकिस्तान के पेट में दर्द है, क्योंकि ये फिल्म पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को उजागर करती है, साथ ही फेक करेंसी के नेटवर्क का भी भंडाफोड़ करती है। मैच 8 और 200 करोड़ की कमाई, नाम धुरंधर। ऐसी कहानी जिसने हर किसी को फिल्म के किरदार का मुरीद बना दिया। इलियास कश्मीरी हो, चौधरी असलम खान हो या फिर हमजा, हर किरदार ने दर्शकों को सीटी और तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे जबरदस्त किरदार अगर कोई है वो है रहमान डकैत। वही रहमान डकैत जिसे एक्टर अक्षय खन्ना ने इतना संजीदगी से निभाया कि लोग भी हैरान रह गए। रहमान डकैत एक नेगेटिव किरदार, लेकिन हीरो रणवीर सिंह के किरदार को धुंधला कर दिया। धर की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। हर किसी की जुबान पर एक ही डायलॉग, रहमान डकैत की हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। रहमान डकैत का जो किरदार पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है वो वही पाकिस्तान को नागवार गुजर रहा है। पाकिस्तान में फिल्म धुरंधर को बैन कर दिया गया और फिल्म के प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, फिल्म के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। आरोप है कि रहमान के किरदार को गलत तरीके से पेश किया गया है। फिल्म में रहमान के राजनीति में जो दखल दिखाई गई है वो बेबुनियाद है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी लगा कि फिल्म में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के झंडे और पार्टी रैलियों के फुटेज का बिना परमिशन इस्तेमाल किया गया। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये रहमान डकैत था कौन और क्यों उसके किरदार को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं, तो आपको बता दें। रहमान डकैत पाकिस्तान के कराची के लियारी का रहने वाला था। वही लियारी जो कराची पोर्टल के पास एक ऐसा शहर है, लेकिन जहां न तो विकास हुआ न ही कभी विकास के बाद उपेक्षा की वजह से वहां गैंगस्टर्स की खेप पैदा होती है। और रहमान भी उसी इलाके में 1980 को जन्मा। माँ खजीदा बीबी और पिता मोहम्मद जो एक ड्रग स्मगलर था। रहमान ने अपने आप को सरदार रहमान बलोच कहलवाया था। उसने बचपन से ही अपराध को अपने घर और आसपास में पलते बढ़ते देखा, लिहाजा वो बचपन से ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। उसने छोटी उम्र में ही ड्रग बेचना शुरू कर दिया था और महज 13 साल की उम्र में एक शख्स को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, रहमान डकैत पर आरोप ये भी है कि 15 साल की उम्र में उसने अपनी मां खजीदा बीबी को भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। रहमान ने अपनी मां को 3 गोलियां मारी, उसका गला रेता, फिर चुपचाप शव को दफन कर दिया। रहमान को शक था कि उसकी मां का दुश्मन गैंग के गैंगस्टर इकबाल से अवैध संबंध है और इकबाल वही शख्स था जिसने रहमान के पिता की हत्या की। उन्नीस 1995 में पिता की मौत के बाद गैंग का कंट्रोल रहमान के हाथों में आ गया। धीरे धीरे उसका खौफ पूरी कराची में फैलने लगा। रहमान जबरन वसूली, अपहरण, ड्रग तस्करी, अवैध हथियारों की बिक्री और हत्या जैसे अपराधों में शामिल था। एक दशक से ज्यादा तक रहमान का खौफ लियारी में ही नहीं, कराची के कई हिस्सों में रहा। रहमान अपने दुश्मनों को ऐसी मौत देता कि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने के बारे में सोच नहीं सकता था। हालांकि उसके बढ़ते क्राइम ग्राफ के पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ बताया जा रहा है।
पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक पीपीपी के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया है कि रहमान डकैत के परिवार को 1960 के दशक से ही राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। खास तौर पर 1967 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब पीपीपी की स्थापना की तो लियारी पर उसका जादू खूब चला। लियारी 1967 के बाद से ही पीपीपी का गढ़ बन गया था। 4 जुलाई 2003 को रहमान ने राइवल गैंग के लीडर हाजी लाला को एक स्कूल के पास घेर लिया। उसने पहली गोली लाला की टांग पर मारी ताकि वो भागने लायक न बचे। उसके बाद AK-47 की 30 से ज्यादा गोलियां उसके सीने में उतार दी। 2004 में पिता के कातिल इकबाल को भी उसने इसी तरह मारा। एक रात रहमान इकबाल के बिस्तर के पास पहुंचा। रहमान ने उसके सिर और सीने में पूरी राइफल खाली कर दी। वो दुश्मनों को ऐसे मारता था कि उनकी लाशें तक पहचान में नहीं आती थी। इसी बीच रहमान पाकिस्तानी नेताओं के नजदीक आने लगा। वो कई नेताओं के लिए शूटर की तरह काम करने लगा। बताया जाता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे बेनजीर भुट्टो को भी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि रहमान डकैत ही था। 18 अक्टूबर 2007 को जब बेनजीर भुट्टो देश निकाला काट कर पाकिस्तान वापस आए तो उनके समर्थकों ने उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट से बिलावल हाउस तक रैली निकाली जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। तब रहमान को बेनजीर का सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया गया। रैली के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। 160 बम्बर ने भुट्टो के बुलेट प्रूफ ट्रक के बाद ब्लास्ट किया। इसके बाद रहमान ने बेनजीर को अपनी गाड़ी में बैठाया और बिलावल हाउस तक उन्हें सुरक्षित पहुंचाया। इस हादसे के बाद रहमान पाकिस्तान पीपल पार्टी का अहम हिस्सा बन गया। 2008 में पाकिस्तान में चुनाव हुए, पीपीपी को जीत मिली। इसके बाद रहमान को पीपीपी के पीपल्स अमन कमेटी का लीडर बनाया गया। लियारी में PPP को जिताने के बदले में रहमान की गैंग को ड्रग और हथियारों की छूट मिली। इससे लियारी में क्राइम और बढ़ता गया। हालांकि 2009 में रहमान डकैत को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। रिपोर्ट के मुताबिक रहमान को महज 3 मीटर की दूरी से गोली मारी गई थी, जबकि एनकाउंटर में इतनी दूरी संभव नहीं होती। आरोप ये है कि रहमान की मौत PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शीर्ष नेताओं के इशारे पर ही की गई, क्योंकि रहमान अपराध का रास्ता छोड़ राजनीति में आना चाहता था। सियासी गलियारों में उसका रसूख बढ़ता जा रहा था, जो पीपीपी के बड़े नेताओं को नागवार गुजरा और उन्होंने गुपचुप तरीके से रहमान डकैत को रास्ते से हटाने की योजना बना दी। रहमान एक ऐसा किरदार था जो महज 29 साल तक जिया। कानून जहां उसे एक खूंखार अपराधी मानता था, वहीं लियारी की जनता उसे रॉबिन हुड मानती थी। वो एक तरफ तो ड्रग तस्करी, मर्डर, लूटमारी करता था, तो दूसरी तरफ वो लोगों की सेवा के लिए अस्पताल और स्कूल भी बनवाया करता था। कहा तो ये भी जाता है कि रहमान प्रोस्टिट्यूशन रैकेट भी चलाता था। बेशक वो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह